नहीं, सीजर चिल्लाया, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बहरहाल इस पल ब्रूली को आखिरकार होश आ गया। हालांकि सीजर का चुंबन अच्छा लगा था, लेकिन वह उस स्थिति को भूली नहीं थी। जमीन पर लेटे लेटे ही उसने अचानक पलटकर अपना सिर घुमाया और कटकुरी से चिल्लाई, भाई कटकुरी, यही है। इसी ने बम विस्फोट किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर कटाकुरी और भी भड़क गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तो यह तुम ही थे, कमीने। लगता है तुम सचमुच ईशान और कपोन बेज के साथ मिले हुए हो। यह वास्तव में मैं नहीं हूं। सीजर रोने ही वाला था, लेकिन कटाकुरी और बाकी लोग सीजर की बात सुनने को तैयार नहीं थे। स्मूथी सबसे पहले तलवार लेकर सीजर पर टूट पड़ी, उसे मार डालने के इरादे से। सीजर बेवकूफ नहीं था। उसकी सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियां खोल दी गई थीं। अब वहां खड़े रहकर मौत का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए जब उसने स्मूथी को हमला करते देखा तो उसने तुरंत अपने शरीर को गैस में बदल लिया और बेतहाशा पीछे की ओर भागा। लेकिन इस आदमी का भागने का रास्ता उसे ठीक उस जगह ले गया जहां लोगों का एक समूह खड़ा था, कोई और नहीं बल्कि विंसमोक परिवार। सीजर घबराकर उनकी ओर भागा, जिससे जज और अन्य लोगों को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। दरअसल जज और उसके परिवार को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। पहले केक अचानक फटा, फिर बिग मा ने उत्पात मचाया, फिर फायर टैंक पायरेट्स ने अचानक उन्हें धोखा दिया, और फिर ड्रैगन हंटर पायरेट्स आसमान से उतर आए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वे संभल नहीं पाए। जज के मन में अभी यह विचार भी नहीं आया था कि इस झंझट में पड़ना है या नहीं। तभी उसने सीजर को उनकी ओर उड़ते हुए देखा। क्या करें? क्या उन्हें सीजर को रोकने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि विंसमोक परिवार बिग मा पायरेट के साथ खड़ा है? लेकिन उनका प्रतिद्वंदी ईशान और उसके ड्रैगन हंटर पायरेट्स थे। पिछली बार जर्मा 66 को उस बदमाश ईशान और शिचिबुकाई के एक समूह ने समुद्र पार खदेड़ दिया था। वह दृश्य जज की याद में अभी भी ताज़ा था। अगर वे बिग मा पायरेट्स के साथ खड़े होते तो क्या उन्हें ईशान से फिर से नहीं लड़ना पड़ता, या फिर उन्हें हस्तक्षेप न करके तटस्थ बने रहना चाहिए? हालांकि इससे पहले कि जज समझ पाते कि विंसमोक परिवार को क्या करना चाहिए, सीजर पहले ही रीजू के सामने तैरते हुए चिल्ला रहा था, बचाओ, मेरी मदद करो। क्या तुम ईशान के साथ नहीं हो? कृपया मेरी मदद करो। सीजर ने रीजू को पहचान लिया और स्वाभाविक रूप से उसे ईशान के साथ गाड़ी में उसके आने का दृश्य याद आ गया। अब जब बिग मा पायरेट्स उसका पीछा कर रहे थे तो वह सुरक्षा के लिए ईशान से लिपटना चाहता था। लेकिन चूंकि ईशान यहाँ नहीं था, इसलिए उसने सहज ही रीजू से मदद मांगी। सीजर, क्या कमाल है। रीजू से उसकी सहज विनती कोई समस्या नहीं होती, लेकिन यह देखकर जज के मुंह से खून निकलने ही वाला था। रीजू के जवाब देने से पहले ही कटकुरी की ठंडी आवाज आई, स्मूदी। द्वीप पर अब सभी मेहमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कटकुरी का ऐसा फैसला लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार पहले भी कई उदाहरण मौजूद थे। पहले बिग मा का एक पुराना दोस्त स्टूसी एक सीपी खुफिया एजेंट निकला। फिर शादी का आयोजन करने वाला पुजारी एक नौसेना एडमिरल निकला। अब दूल्हा कैपोन बेगे भी गद्दार बन गया था। इन लगातार विश्वासघातों ने बिग मा पायरेट्स को एक बड़ा झटका दिया, जिससे उन्हें लगा कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। इस स्थिति में काटाकुरी ने दोषियों को भागने देने के बजाय निर्दोष को मार डाला तथा सभी गैर बिग मा समुद्री डाकुओं को संदिग्धों के रूप में सूचीबद्ध किया। बिग मा पायरेट्स के अस्तित्व के इस नाजुक दौर में कटकुरी अब नतीजों की परवाह नहीं कर सकता था।
उसे नहीं पता था कि बाकी मेहमानों में ईशान की और भी योजनाएं हैं या नहीं, इसलिए उसने उन सभी को दुश्मन घोषित कर दिया जिन पर हमला किया जाना चाहिए। इस प्रकार कटाकुरी के शब्दों से विंसमोक परिवार, साथ ही फेल्ट, द्रग, पेकलो और अन्य भूमिगत बॉस सभी इस मामले में फंस गए। चारुलता ओवन, चारुलता दायफुकु और अन्य लोगों ने पहले ही इन बॉस पर हमला शुरू कर दिया था। वास्तव में काटाकुरी की घोषणा के बिना भी स्मूथी, जो सीजर का पीछा कर रही थी, रीजू को देखकर क्रोधित हो गई। यह जानकर कि ईशान की याददाश्त नहीं बदली है और उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक नाटक था, स्मूथी का दिल टूट गया। तिरस्कृत स्त्री तर्कहीन होती है, इसलिए जब उसने रीजू को देखा तो उसे सहज ही रीजू और ईशान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का दृश्य याद आ गया, और यह कल्पना तुरंत एक एहसास में बदल गई, विनस्मोक परिवार की इस छोटी चुड़ैल की वजह से ही ईशान मुझे नहीं चाहता था। इसके अलावा बिग माँ ने पहले ही उसे रीजू को खत्म करने के लिए कहा था। स्मूथी के मन में उसे मारने का ख्याल लंबे समय से था। इन सब बातों को मिलाकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। धिक्कार है तुझ पर, मैं तुझे मार डालूंगी, साली छिनार। स्मूथी का चेहरा भयानक रूप से काला पड़ गया था। सीजर को छोड़कर वह ऊंची छलांग लगाई और ऊपर से रीजू पर वार किया। सच कहूं तो जब स्मूथी ने पहली बार उसे गालियां देनी शुरू की तो रीजू एक पल के लिए हतप्रभ रह गया। हालांकि उसने पहले ही स्मूथी की शत्रुता को महसूस कर लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कहां से आ रही थी। लेकिन रीजू कोई कमजोर औरत नहीं थी। एक पल में वह हकीकत में लौट आई और उसने स्मूथी की लंबी तलवार पर जोर से वार किया जो बगल से वार कर रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ रीजू के जेट बूटों ने अत्यधिक शक्ति प्रदान की, जिससे स्मूथी की तलवार एक ओर मुड़ गई और जमीन में धंस गई। अपना पहला वार नाकाम होते देख स्मूथी ने तुरंत रीजू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अपने विशाल कद के कारण रीजू उसे एक गुड़िया जैसी लग रही थी। लेकिन रेड सूट पहने हुए रीजू इतनी आसानी से कैसे पकड़ी जा सकती थी? उसका दाहिना पैर, जिसे उसने लात मारकर बाहर निकाला था, अभी वापस भी नहीं आया था कि जेट बूट फिर से सक्रिय हो गए। एक ऐसा हवाई बैकफ्लिप करते हुए जो आम लोग नहीं कर सकते, उसने तुरंत स्मूथी की पकड़ से बच निकला। तभी जज ने भी प्रतिक्रिया दी। वह जल्दी से स्मूथी पर चिल्लाया, मिस स्मूथी, रुकिए। चलिए इस बारे में बात करते हैं। हमारा विंसमोक परिवार आपका दुश्मन नहीं है। उसकी चीख सुनकर स्मूथी का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया, लेकिन रीजू का नहीं। हवा में मंडराते हुए वह अचानक सीधे आगे बढ़ी, उसकी मुट्ठियां स्मूथी के चेहरे पर जोर से लगीं और वह उड़ गई। तुम? जज ने हैरानी से रीजू को देखा, फिर गुस्से में पैर पटकते हुए चिल्लाया, रीजू, तुम क्या कर रहे हो? यह बेकार है, पिताजी। रीजू हवा में मंडराते हुए बोला, बिगमा पायरेट्स हमारे जर्मा साम्राज्य के प्रति बुरी नीयत रखते हैं। मैंने शादी के दौरान उनकी दुश्मनी का अंदाजा लगा लिया था, और क्या आपने सुना नहीं कि कटकुरी ने अभी क्या कहा? लेकिन यह सब एक गलतफहमी है। जज ने दांत पीस लिए। भले ही यह एक गलतफहमी हो, क्या आपको लगता है कि वे आपकी व्याख्या सुनेंगे? रीजू ने जज के पीछे इशारा करते हुए कहा। जज ने पलटकर देखा तो पाया कि चारुलता अमांडे, एक भूतिया महिला जिसके हाथ में सिगरेट थी, उनकी ओर आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वह स्मूथी का समर्थन करने पर आमादा थी। उसी पल जज को आखिरकार समझ आ गया कि अब हालात सुधरने से परे हैं। बिगमा पायरेट्स वाकई विंसमोक परिवार के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे थे। धिक्कार है। चारुलता अमांडे का पहला निशाना इचिजी था। हालांकि चूंकि वे शादी में शामिल होने आए थे,
इचिजी ने अपना जर्मा रेड सूट नहीं पहना था। अमांडे की धारदार तलवार का सामना करते हुए इचिजी केवल छलांग लगाकर बच सकता था। निराश होकर वह जज पर चिल्लाया, पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? हमें स्पष्ट निर्देश दीजिए। जज ने रीजू की तरफ देखा, जो स्मूथी से फिर भिड़ गया था, फिर इचिजी, निजी और योंजी की तरफ, जिन्हें लगातार चकमा देने पर मजबूर किया जा रहा था। उसे पता था कि उसे कोई न कोई फैसला करना ही होगा। उसने सीजर को, जो चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था, पकड़ लिया और उस पर चिल्लाया, सीजर, तुम जल्दी करो, हमारे कमरे में जाओ और हमारे रेड सूट ले आओ। वे बेडरूम के बगल वाली अलमारी में हैं। 4 सूटकेस, लाल, पीले, नीले और हरे। भले ही वह बिगमा पायरेट्स से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जज यहां खड़े होकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। सीजर चिल्लाया और संघर्ष करते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा। साले! जज गर्जा, तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी दूर भाग सकते हो? अगर तुम अभी बच भी गए, तो अगर बिगमा पायरेट्स यह लड़ाई जीत गए, तो भी तुम्हारा पीछा किया जाएगा। मेरे कहे अनुसार करो, शायद तुम्हें लड़ने का मौका मिले। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूं। सीजर ने निराशा से अपना चेहरा विकृत करते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि जज के बिगमा पायरेट्स द्वारा शिकार किए जाने के जिक्र ने उसे सचमुच डरा दिया था। नीली गैस के बादल में परिवर्तित होकर सीजर अपने रेड सूट को वापस पाने के लिए महल की ओर तैरता हुआ चला गया। जहां तक जज और उसके बेटों का सवाल है, वे अमांडा को रोकने के लिए केवल एकजुट हो सकते थे। विंसमोक परिवार अस्तव्यस्त था और फेल्ड जैसे भूमिगत बॉस भी इससे बेहतर स्थिति में नहीं थे। ओवन और दाइफुकु उनका लगातार पीछा कर रहे थे, उन्हें प्रतिरोध करने पर मजबूर कर रहे थे। हालांकि इन बॉसों के पास असाधारण युद्ध क्षमताएं नहीं थीं, फिर भी उनके पास जीवित रहने के अपने साधन थे। जो लोग अंडरवर्ल्ड में घुल मिल गए थे, वे पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं हो सकते थे, अन्यथा वे बस खुद को समर्पित कर रहे होते। चाहे ये भूमिगत बॉस हो या विंसमोक परिवार, उन्होंने बिगमा पायरेट्स के कुछ उच्च रैंकिंग अधिकारियों को अपनी ओर खींचकर ईशान की मदद जरूर की। इससे जब कटाकुरी अपने बाकी भाई बहनों के साथ ईशान और उसके ड्रैगन हंटर पायरेट्स का सामना करने गया, तो उसके पास कम सेना बची, जिससे दोनों पक्ष बराबरी पर नजर आए। ईशान, अब पीछे हटने में देर नहीं हुई है। कटाकुरी अपनी बाहें बगल में लटकाए खड़ा था, लेकिन मुट्ठियां भींचे हुए था। गंभीर भाव से उसने ईशान से कहा, कपोन बेगे को लेकर होल केक द्वीप से निकल जाओ, और मैं दिखावा करूंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ईशान ने अपना सेनबोनजाकुरा ब्लेड जमीन में गाड़ते हुए हंसते हुए कहा, अपराधबोध हो रहा है, वरना तुम ऐसी बातें क्यों कहते? कल जब मैं जाना चाहता था, तो तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अब जब मैं नहीं जाना चाहता, तो तुम जिद कर रहे हो कि मैं चला जाऊं। आखिर तुम किसके साथ खेल रहे हो? ईशान के ताने का सामना करते हुए कटकुरी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ऐसे में तो और कोई बात ही नहीं है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि बिगमा पायरेट्स इतनी आसानी से नहीं हारते। ईशान मुस्कुराया और चिल्लाया, हमला। फिर वह जहां खड़ा था, वहां से गायब हो गया। कटकुरी की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने तुरंत उसके सामने मुक्का मारा। धमाका! उसकी मुट्ठी ईशान के ब्लेड से टकराई। शक्तिशाली आर्मामेंट हकी के सख्त होने से उसकी मुट्ठी सीधे हथियार से टकरा गई। उनकी टक्कर से तुरंत एक शक्तिशाली शॉकवेव निकली, जिसने आसपास के लोगों को उड़ा दिया। सुनहरी लपटों में लिपटे ईशान को घूरते हुए कटकुरी ने पूरी ताकत से उससे जूझना शुरू कर दिया। उसकी पूरी बाह की नसें उभरी हुई थीं, और ईशान भी उसकी तीव्रता से मुकाबला कर रहा था। यह समझते हुए कि कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो सकता, कटकुरी का दूसरा हाथ अचानक बढ़ा
और ईशान के पेट की ओर ऊपर की ओर प्रहार किया। पावर मोची। ईशान का सामना करते हुए कटाकुरी ने लापरवाही नहीं बरती और अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसके पैरों के नीचे से एक अप्रत्याशित लपट उठी। ज्वाला रेंड। ईशान ने बचाव के लिए अपने सभी आयुध हकी को अपने पेट पर केंद्रित किया और साथ ही साथ कटाकुरी के हमले को सहन करते हुए एक आश्चर्यजनक हमला भी किया। धमाक। ईशान को कटाकुरी ने उड़ा दिया, लेकिन कटाकुरी भी ईशान के बिजली जैसे तेज ज्वाला प्रहार से घायल हो गया। उसका पूरा शरीर जल उठा और उसने चीख मारी और जल्दी से अपने शरीर से झुलसी हुई मोची की परत झाड़ दी। सेनबोनजाकुरा का ब्लेड जमीन में धंस गया, जिससे प्रतिरोध बढ़ गया और उसकी फिसलन रुक गई। ईशान ने एक बार फिर किक मारी और सुपरसोनिक गति से कटकुरी की ओर दौड़ पड़ा। वह जानता था कि कटाकुरी के उन्नत ऑब्जर्वेशन हकी का मुकाबला करने का तरीका गति में प्रतिस्पर्धा करना था। तो क्या हुआ अगर कटाकुरी भविष्य के कुछ अंश देख सकता था? जब तक ईशान की गति उसकी गति से ज्यादा होगी, भले ही उसे पहले से ही इसका अंदाजा हो, वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। एक पल में ईशान कटाकुरी के सामने प्रकट हुआ और उसने अपनी तलवार कटाकुरी के गले पर तान दी। इतनी तेज गति से कटाकुरी को एहसास हुआ कि वह समय रहते अपने शरीर को मोची में नहीं बदल पाएगा। वह बस बचने के लिए अपना सिर घुमा सकता था। हालांकि ईशान के वार के साथ एक तेज आवाज के साथ बिजली का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। कटाकुरी बाल बाल। ईशान के ब्लेड से बच गया, लेकिन अचानक आई बिजली की लहर से घायल हो गया। एक शक्तिशाली विद्युत धारा तुरंत उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे वह क्षण भर के लिए अकड़ गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ईशान ने अचानक अपना एक हाथ मुक्त किया और उसे कटकुरी की छाती में घुसा दिया। जब उसने अपना हाथ हटाया तो ईशान पहले से ही कटकुरी की आत्मा का 10वां हिस्सा पकड़े हुए था। कटकुरी ने घबराकर हाथ बढ़ाया और उसे ईशान से छीनने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने कटकुरी के सीने से निकलते ही आत्मा के टुकड़े को कुचल दिया। उफ! कटकुरी ने मुंह भर खून थूक दिया। पहले चाहे आग का सामना करना पड़े या बिजली का, कटाकुरी अपने मजबूत शरीर पर भरोसा करके हमलों का सामना कर सकता था। लेकिन ईशान के आत्माहरण के सामने वह बिल्कुल असहाय था। उनका आदान प्रदान केवल 1 दर्जन सेकंड तक चला, लेकिन उस संक्षिप्त लड़ाई में ईशान ने पहले ही कटकुरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जैसे ही कटकुरी कुछ कदम पीछे हटे, अपनी छाती को पकड़कर खुद को स्थिर करने की कोशिश की, तो उन्हें एहसास हुआ कि ईशान ने अचानक अपना हमला रोक दिया था। ईशान कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसने पहले सेनबोनजाकुरा को म्यान में डाला और अपनी कमर पर लटका लिया। फिर मुस्कुराया और बोला, माफ करना कटकुरी, लेकिन तुम्हारे बिग मा पायरेट्स के पास बहुत सारे अफसर हैं, इसलिए मुझे ये जल्दी करना होगा। इससे पहले कि कटकुरी कुछ जवाब दे पाता, उसने देखा कि ईशान ने अचानक अपने हाथों को एक साथ लाया और फिर धीरे धीरे उन्हें अलग कर दिया। इसके साथ ही जैसे ही ईशान ने उसके हाथ अलग किए, कटकुरी को एक तलवार हवा में प्रकट होते देख आश्चर्य हुआ, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह नई तलवार उस सेनबोनजाकुरा से बिल्कुल अलग थी जिसे उसने अभी अभी चलाया था। सेनबोनजाकुरा की मूठ गुलाबी थी, जबकि इस तलवार की मूठ भूतिया हरे रंग की थी। अब दोनों तलवारें ईशान की कमर पर लटक रही थीं। उसने धीरे से उन्हें बाहर निकाला, एक-एक तलवार अपने हाथ में ली। दोनों तलवारें थामे ईशान ने कुछ स्तब्ध कटकुरी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझाओ। मेरे बाएं हाथ में जो गुलाबी मूठ वाली तलवार है, उसका नाम सेनबोनजाकुरा है, और मेरे दाएं हाथ में जो हरी मूठ वाली तलवार है, वह मुझे हाल ही में मिली है। इसका नाम है मर्सिएलागो, महान काले पंखों वाला दानव।
तो अब आप एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हैं जो दो तलवार शैली का उपयोग करता है। 60 तक का स्तर प्राप्त करने के बाद ईशान ने न केवल छठे कार्ड स्लॉट को अनलॉक किया, बल्कि उसने एक विशेष खजाने वाले स्लॉट को भी अनलॉक किया। यह विशेष खजाना स्लॉट ईशान के मुख्य कार्ड स्लॉट से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि वह अब एक दूसरा विशेष खजाना तैयार कर सकता है। इसके अलावा यह दूसरा विशेष खजाना स्लॉट उसी तरह काम करता है जैसे वह स्लॉट जहां उसने सेनबोन्जाकुरा ब्लेड को सुसज्जित किया था। इस स्थिति में सुसज्जित विशेष खजाना एक बार प्रकट होने के बाद वास्तविकता में मौजूद होता है, जबकि अन्य कार्डों पर सुसज्जित विशेष खजाने केवल संबंधित कार्ड क्षमताओं का उपयोग करने पर ही प्रकट होते हैं। परिणाम स्वरूप ईशान के पास एक और विशेष खजाने को एक साथ जोड़ने के लिए विशेष खजाने के टुकड़े की दुकान को लगातार ताज़ा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुरुआत में ईशान इचिगो कुरोसाकी का खोखला मुखौटा लेना चाहता था, जो अविश्वसनीय रूप से अच्छा दिखता। हालांकि अनगिनत हीरे खर्च करके आखिरकार मूल 5 सितारा लाल कार्ड उल्क्विओरा सिफर को इकट्ठा करने के बाद ईशान को एहसास हुआ कि खोखले मुखौटे की उसकी महत्वाकांक्षा धराशायी हो गई है। बायकुया कुचिकी कार्ड की तरह उल्क्विओरा कार्ड के साथ पहले और दूसरे पुनरुत्थान रूपों का उपयोग करने के लिए उसे कार्ड और जन्पाकुटो दोनों की आवश्यकता थी। इसका मतलब यह था कि अगर ईशान उल्क्विओरा कार्ड का उपयोग करना चाहता था तो उसे एक विशेष खजाने के रूप में उसका जन्पाकुटो प्राप्त करना होगा। इस तरह उनकी वर्तमान दो तलवार शैली अस्तित्व में आई। उस समय उल्क्विओरा के जन्पाकुटो को हासिल करने के लिए ईशान को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महान काले पंखों वाला दानव एक 5 सितारा विशिष्ट खजाना है। दुकान से 4 सितारा विशिष्ट खजाना इकट्ठा करने के बाद उसे 5 सितारा तक अपग्रेड करना था और फिर उसे बदलने के लिए ढेर सारे हीरे खर्च करने थे और विशाल विशिष्ट खजाने के पुस्तकालय में इस जन्पाकुटो की तलाश करनी थी। बदकिस्मत होने के कारण ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कितनी बार दुकान को रिफ्रेश करना पड़ेगा। बैकारेट का लकलक फ्रूट अभी तक ईशान की किस्मत सुधारने में मदद नहीं कर पाया था, इसलिए उसे लगातार संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर ईशान अमीर न होते तो वह इतना खर्च नहीं उठा पाते। इस खेल में बेहिसाब खर्च वाकई डराने वाला था। सौभाग्य से, हालांकि उसने बहुत सारे हीरे खर्च कर दिए थे, उसकी किस्मत इतनी खराब नहीं थी कि वह उबर न सके। आखिरकार वह जन्पाकुटो हासिल करने में कामयाब रहा। अब ईशान के 6 सुसज्जित कार्ड हैं: हाई, मिकोटो मिसाका, ओरोची, प्रंगसक, बयाकुया कुचिकी और उल्क्विओरा। उनकी युद्ध शक्ति मूलतः गठित थी। कटकुरी ने सतर्क निगाहों से ईशान की 2 तलवारों वाली मुद्रा को देखा। अंततः उसे ईशान की क्षमताएं समझ में आने लगीं। कई लोग ईशान की शैतानी फल शक्तियों के बारे में अटकलें लगा रहे थे। लोगों ने उसकी तलवारों की जांच की, लेकिन पाया कि ईशान किसी भी प्रसिद्ध ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता था। वे सर्वोच्च श्रेणी की तलवारों या 21 महान श्रेणी की तलवारों में से नहीं थीं। इस क्षण तक ईशान की दूसरी तलवार को उभरते देखकर कटकुरी को आखिरकार समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि गुलाबी हैंडल वाला ब्लेड अनगिनत चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियों में बदल सकता था, ऐसा कुछ जो दुनिया की कोई तलवार नहीं कर सकती। ईशान के हाथों में तलवारें उसकी क्षमताओं का प्रकटीकरण ही होंगी। अरेस्ट से लड़ते हुए भी ईशान ने सिर्फ एक ही तलवार इस्तेमाल की थी। अब उसने एक और छिपी हुई तलवार निकाल ली थी। कटकुरी के मन में खतरे की घंटी बज उठी। हालांकि उसे नहीं पता था कि ईशान किस तरह के जबरदस्त दांवपेच खेलेगा, लेकिन कटाकुरी के वर्षों के युद्ध अनुभव ने उसे बता दिया था कि वह ईशान को ये सब बिल्कुल नहीं करने दे सकता। दांत पीसते हुए कटाकुरी का शरीर ऐंठ गया, जिससे उसके शरीर से कई मोची पकौड़े फूट गए।
ये मोची पकौड़े आर्मामेंट हाकी से लिपटे कई काले हथियारों में बदल गए। उसी समय कटकुरी तेजी से ईशान की ओर बढ़ा। पियरलेस डोनट्स मोची गायन परिणाम। एक सुपर टेंटेकल राक्षस में तब्दील होकर कटकुरी ने तूफान जैसी गति के साथ ईशान पर अनगिनत मुक्के बरसाए। हालांकि कटकुरी के लगातार मुक्कों का सामना करते हुए ईशान ने अपनी दोनों तलवारें अपने सामने रखीं और प्रत्येक हमले को रोकने के लिए लगातार ब्लेड घुमाता रहा। उनके ब्लेड और मुट्ठियों पर लगे आर्मामेंट हकी टकराए, जिससे लगातार तेज धातु की टकराहट की आवाज पैदा हुई जो हवा में गूंजने लगी। कटाकुरी हैरान रह गया। ईशान बस उसके मुक्कों का निष्क्रिय जवाब दे रहा था, कोई भी खतरनाक चाल चलने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। क्या वह सिर्फ दो तलवारों का प्रदर्शन कर रहा था? हालांकि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन कटकुरी ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आक्रमण गति बढ़ा दी और ईशान पर कड़ी नजर रखी। वह ईशान को कोई भी शक्तिशाली चाल चलने का समय नहीं दे सका। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह नजदीकी मुकाबला वही था जो ईशान चाहता था। एक मुक्का मारता रहा, दूसरा तलवारों से वार करता रहा। उनकी लड़ाई के कारण उनके बीच की दूरी कम होती गई। तभी ईशान ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे कटाकुरी की मोची भुजाओं में से एक हट गई और आखिरकार एक छोटा सा रास्ता मिल गया। उसने अचानक कटाकुरी की ओर अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक भयानक ऊर्जा तुरंत संघनित हुई, प्रकाश का एक गहरा काला बिंदु। यह काली रोशनी एक क्रॉस के आकार की चमक के साथ फूट पड़ी। ईशान के मुंह से फूटकर एक काली किरण बनी जो सीधे कटकुरी की ओर बढ़ी। जीरो डार्कसर। यह उल्क्वियोरा कार्ड का तथाकथित ब्लैक सेरो था। हालांकि ईशान ने पहली बार इस हुनर का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसने बड़ी चतुराई से अपने मुंह से सेरो को निकाल दिया। ईशान को कटाकुरी के भविष्यदर्शी ऑब्जर्वेशन हकी के बारे में अच्छी तरह पता था। हालांकि उसका अपना ऑब्जर्वेशन हकी कुछ हद तक हस्तक्षेप कर सकता था, फिर भी कटाकुरी उसके अगले संभावित हमले को देख सकता था। चूंकि वह तुरंत जीत चाहता था, इसलिए उसे कम से कम समय में कटाकुरी को भारी नुकसान पहुंचाना था। अगर कटाकुरी चकमा देता तो उसकी ऊर्जा बर्बाद हो जाती। अब हमले के दौरान कटकुरी का ज्यादातर ध्यान ईशान की दोनों तलवारों पर लगा हुआ था। वह लगातार उसकी तलवारों की चाल पर नजर रख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईशान का हमला उसके मुंह से निकलेगा। जब ईशान के मुंह में काली सीरो रोशनी दिखाई दी, तो कटकुरी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। सीरो की गति मूलतः प्रकाश की गति जितनी थी, दागने से लेकर मारने तक यह बस एक सेकंड का एक अंश था। हल्की सी पॉपिंग ध्वनि के साथ कटकुरी की पूरी छाती सीरो द्वारा छेद दी गई, जिससे एक ब्लैक होल बन गया। स्तब्ध, भयभीत, अविश्वासी, कटाकुरी पीछे की ओर उड़ गया और उसके शरीर में घुसा काला सीरो आगे बढ़ता रहा। उस काली रोशनी ने पूरे होल केक द्वीप को रोशन कर दिया। सैकड़ों समुद्री मील दूर से भी कोई इस प्रकाश किरण को देख सकता था। फ्लैश पल भर में गायब हो गया और लोगों के रेटिना पर बस एक छवि रह गई। हालांकि जब प्रकाश गायब हुआ तो सीरो की शक्ति पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई। धमाका! एक जबरदस्त आवाज गूंजी। सीरो जिस सीधे रास्ते से गुजरा था, उस पर दूर तक एक सर्पिलाकार वायुमंडलीय विक्षोभ फैल गया, जिससे रास्ते की सारी धूल और समुद्री पानी हिल गया। दूसरे कोण से देखने पर होल केक द्वीप से लेकर दूर समुद्र तक एक सर्पिलाकार वायुमंडलीय बादल बन गया था। किसी को नहीं पता था कि ईशान का ब्लैक सेरो कहाँ गया। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुंह वाली तोप थी। इस काली चमक के प्रकट होने के बाद द्वीप पर लड़ रहे सभी लोग स्तब्ध रह गए और अपना सिर घुमाकर ईशान और कटाकुरी की ओर देखने लगे। हालांकि उन्होंने केवल इतना देखा कि ईशान का मुंह खुला हुआ था,
काले धुएं का गुबार उठ रहा था और कटकुरी जमीन पर गिर पड़ा था। जमीन पर उतरते ही उसकी छाती के काले छेद से धीरे धीरे खून रिसने लगा और ज्यादा और जल्द ही कटकुरी की पीठ के नीचे जमीन पर फैल गया। कटकुरी ने खांसते हुए मुंह में खून भर लिया। चकमा देने में असमर्थ कटकुरी को सीधे ईशान ने टक्कर मार दी। कटकुरी को इस हालत में देखकर बड़ी माँ के बच्चे हक्के बक्के रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके अजय भाई कटकुरी को ईशान ने 2 मिनट से भी कम समय में इस तरह हरा दिया। भाई भाई। जब वे वास्तविकता में वापस आए तो बिग माँ के बच्चों ने तुरंत अपने विरोधियों को छोड़ दिया और उन्मत्त होकर कटकुरी की ओर दौड़ पड़े। सीने में गोली लगने के बाद भी कटकुरी की तुरंत मौत नहीं हुई। उसकी मजबूत काया के कारण उसे अभी भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जब वह अपने भाइयों और बहनों से घिरा हुआ था तो उन्होंने जल्दबाजी और अनाड़ीपन से उसकी छाती में हुए छेद को बंद करने की कोशिश की। यह पूरी तरह से एक सहज क्रिया थी, लेकिन उनकी कोई भी शैतान फल क्षमता उपचार से संबंधित नहीं थी, इसलिए वे मूलतः चीजों को और बदतर बना रहे थे। क्रैकर ने कटकुरी के घाव को भरने के लिए बिस्कुट बनाना चाहा। चारुलता ओवन ने उसे जलाने के लिए हीट फ्रूट का उपयोग करना चाहा और चारुलता ओपेरा ने क्रीम का उपयोग करने के बारे में सोचा। यदि उन्होंने वास्तव में ऐसा कुछ किया होता तो उनके प्रयासों से कटकुरी की मौके पर ही मौत हो जाती। वे कुछ नहीं कर सके। यह पहली बार था जब उन्होंने काटाकुरी को इतनी गंभीर रूप से घायल देखा था और एक पल के लिए वे सभी स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता खो बैठे। सौभाग्य से हालांकि काटाकुरी को खून की खांसी हो रही थी, फिर भी वह उनमें सबसे शांत था। उसने ओवन और बाकियों को उनकी आवेगपूर्ण हरकतों से रोकने के लिए हाथ उठाया और हांफते हुए बोला, मौन मोंडोर। यद्यपि वह बोलने में सफल रहा, लेकिन उसके मुंह में खून भर गया था, जिससे उसके शब्द स्पष्ट नहीं हो रहे थे। 18वीं बेटी चारुलता गैलेट काफी अधीर थी। चूंकि उसने उसकी आवाज साफ नहीं सुनी थी, उसने सहज ही काटाकुरी का दुपट्टा खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। यह रोएदार दुपट्टा अब उसके मुंह से बहते खून से लाल हो गया था और रास्ते में आ रहा था। कटकुरी इस समय बेहद कमजोर था और उसे गैलेट से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नतीजा, जब उसका दुपट्टा खींचा गया तो उसके नुकीले दांतों से भरा विशाल मुंह तुरंत सामने आ गया। उस पल बड़ी माँ के बच्चे अचानक स्तब्ध रह गए और हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अपने भाई बहनों के दिलों में कटकुरी हमेशा से एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी था। जब से उन्हें याद है, उनके भाई की ठुड्डी और होंठ हमेशा उसके दुपट्टे के नीचे छिपे रहते थे, और क्योंकि वे उसके चेहरे के दोनों तरफ कुछ सिलवटों के निशान देख सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद उसके जबड़े में चोट लगी होगी, इसलिए उसने अपने निशान छिपा लिए। कटकुरी कभी उनके साथ खाना नहीं खाता था। जब भी खाता था, अकेले ही खाता था और किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देता था। नतीजतन हालांकि वे अनुमान लगाते रहे कि उसे किस तरह की चोट लगी होगी, उन्होंने वास्तव में उसकी ठुड्डी कभी नहीं देखी थी। गैलेट की इस हरकत ने सबको चौंका दिया। जब उन्होंने कटकुरी के नुकीले दांतों से भरे जानवर जैसे मुंह को देखा तो बिग माँ के बच्चे एकदम दंग रह गए। कितना डरावना! यही उनका पहला विचार था। खून से लथपथ यह मुंह किसी राक्षस का लग रहा था। उस क्षण उनके भाई कटकुरी की आदर्श छवि उनके दिलों में ढह गई। ऐसा लगा जैसे उनका पूरा विश्वदृष्टिकोण ही बिखर गया हो। विशेष रूप से 29वीं बेटी चारुलता जोस्कारपोन और 34वां बेटा चारुलता मस्करपोन, 2 लॉन्गनेक जनजाति के बच्चे जो डरपोक होने के कारण काटाकुरी की उपस्थिति से इतने डर गए कि वे चीख पड़े और पीछे हट गए। इन चीखों ने काटाकुरी को सतर्क कर दिया।
अपनी खुली ठुड्डी पर ठंडी हवा का एहसास होते ही उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका असली रूप दिख गया है। एक क्षण में कटाकुरी के मन में हत्या का इरादा जाग उठा और उसकी भयंकर निगाह गैलेट पर टिक गई, जिसने अपना दुपट्टा खींच लिया था। अपने सबसे आदरणीय भाई द्वारा इतनी डरावनी निगाह से घूरे जाने पर गैलेट डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आम इंसानों से अलग यह मुंह कटकुरी के लिए हमेशा की शर्मिंदगी का कारण था। वह इसे हमेशा कसकर ढके रखता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई इसे देखे। लेकिन गैलेट की अचानक हुई हरकत के कारण यह सबके सामने खुल गया। कटकुरी के मन में हत्या का इरादा कैसे न भरा होता। कटकुरी के स्वभाव के अनुसार इस समय इस मामले को छुपाने के लिए वह वहां मौजूद सभी लोगों को मार सकता था। हालांकि वह यह भी जानता था कि मौजूदा हालात उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। उसे अपनी जीवन शक्ति तेजी से कम होती महसूस हो रही थी। अगर वह इसी बात पर सोचता रहा तो सचमुच उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए वह अब इसकी परवाह नहीं कर सका और बोला, मोंडोर, अपनी शैतानी फल क्षमता का उपयोग करो। इस बार आखिरकार सभी ने सुना कि काटाकुरी ने क्या कहा और मोंडोर को एहसास हुआ कि वह चाहता था कि वह अपनी पुस्तक फल क्षमता का उपयोग करके गंभीर रूप से घायल काटाकुरी को एक किताब के अंदर संग्रहित करे। चारुलता मोंडोर का शैतानी फल बुक फ्रूट है, जो उसे एक किताब के अंदर एक दुनिया बनाने की अनुमति देता है। इस किताब में संग्रहित कोई भी जीव न केवल अनिश्चित काल तक जीवित रह सकता है, बल्कि कभी बूढ़ा भी नहीं होगा। यह सिद्धांत समय के हेरफेर से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि मोंडोर की किताबों की दुनिया में जिस क्षण जीवित प्राणी को संग्रहित किया जाता है, वह एक तस्वीर की तरह होता है जो उसकी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से संरक्षित रखता है। यह इस विशेषता पर आधारित है कि किसी पुस्तक की विषय वस्तु हर बार खोलने पर एक जैसी ही होती है। कटकुरी जानता था कि अगर वह समय के साथ बाहर ही रहा तो उसकी मौत निश्चित है। ईशान के लेजर जैसे हमले ने उसकी छाती को छेद दिया था। हालांकि इससे उसका दिल तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी वक्ष गुहा नष्ट हो गई थी। इतनी गंभीर चोट के साथ कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। अब जब तक उसकी सांस बाकी थी, उसे मोंडोर की किताबों की दुनिया में प्रवेश करना था और अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना था ताकि वह तुरंत न मरे। फिर जब तक वे उसकी चोटों को ठीक करने में सक्षम कोई चीज या व्यक्ति ढूंढ लेते, वे उसे रिहा कर सकते थे और उसका शीघ्र उपचार कर सकते थे और शायद फिर भी उसकी जान बचा सकते थे। दूसरे शब्दों में, काटाकुरी को लगा कि उसे अभी भी बचाया जा सकता है। मोंडोर को जब यह एहसास हुआ तो उसने जल्दी से अपने हाथ फैलाए। हल्की सी पॉप की आवाज के साथ उसके हाथों से एक मोटी किताब निकली। उसने जल्दी से एक खाली पन्ना उठाया और उसे कटाकुरी पर इस्तेमाल करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही उसने किताब हाथ में उठाई, एक काली लौ सीधे किताब से टकराई। अगले ही पल मोंडोर के हाथ में रखी किताब में आग लग गई और वह तुरंत जलकर राख के ढेर में बदल गई। बिग माँ के बच्चे मोंडोर के हाथ में गायब हो रही किताब को घूरते रहे, फिर अचंभित होकर उस दिशा की ओर देखने लगे जिधर से लौ आई थी। बेशक ईशान ने ही उस काली लौ को बुझाने के लिए टिमटिमाती उंगली की गोली का इस्तेमाल किया था। किसी मामूली सी चीज को झटकने जैसे हाव भाव और अजीब से भाव के साथ ईशान ने कहा, अरे तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं हूं ही नहीं। सच कहूं तो ईशान को उम्मीद नहीं थी कि कटकुरी मोंडोर से उसे किताब में दर्ज करवाने के बारे में सोचेगी। उसने सोचा था कि कटकुरी को बचाया नहीं जा सकता और उसे अपने भाई बहनों के साथ एक दिल को छू लेने वाला दृश्य दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी,
जिससे ईशान ज्यादा मानवीय लगे। हालांकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी ईशान ने नाटकीय अंदाज में उम्मीद की थी। पहले तो कटकुरी का राक्षसी मुंह सामने आया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही भाई बहनों को मार डालना चाहता हो, और फिर उसने मोंडोर से किताब निकालने के लिए कहकर खुद को बचाने की कोशिश की। तो ईशान को यह मंजूर नहीं था। उसने सीधे हस्तक्षेप किया, मोंडोर की किताब नष्ट कर दी, जिससे उन्हें अपने दुश्मन की मौजूदगी का पूरा एहसास हो गया। चूंकि वह पहले ही कार्रवाई कर चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ईशान के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे बिग्मा पायरेट्स को हराना था, तो उसे सभी मुख्य सदस्यों को खत्म करना होगा। आखिरकार योंको पायरेट्स का दल छोटे पायरेट्स के दल के बराबर नहीं था। ईशान के लिए भले ही वह अंततः बिग मां को हरा दे, लेकिन जब तक उनके शक्तिशाली और अत्यधिक पुरस्कृत बच्चे बच निकलते हैं, उसे भविष्य में अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ईशान को प्रतिशोध का डर नहीं था, फिर भी यह एक उपद्रव होगा, है ना? इसलिए भविष्य की समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ईशान ने स्वाभाविक रूप से उन्हें पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने का इरादा किया। वह कटकुरी को बचते हुए कैसे देख सकता था? चूंकि वे दुश्मन बन चुके थे, इसलिए उन्हें यह एहसास होना जरूरी था। इसी तरह बड़ी मां के बच्चों को भी यह बात समझ आ गई। दांत पीसते हुए वे सब ईशान पर टूट पड़े। उन्हें पहले से ही पता था कि ईशान उन्हें मारने वाला है। ऐसे में उनके पास पूरी ताकत से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहां तक मोंडोर का प्रश्न है, तो उसने ईशान पर हमला करने वाले अन्य लोगों का फायदा उठाते हुए जल्दी से एक और पुस्तक मंगाई, जिसका उद्देश्य कटकुरी को संग्रहित करना था। लेकिन इस बार भी वह कामयाब नहीं हुआ। उसकी कलाइयों से अचानक दो हाथ निकले, उन्होंने किताब पकड़ी और जोर से उसे फाड़ डाला। फटने की आवाज के साथ किताब भी नष्ट हो गई। इस बार ऋतु ने अभिनय किया। उसी समय एनेल और मगरमच्छ ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं के साथ ईशान की तरफ से बाहर निकले और बिग मां के बच्चों के साथ युद्ध में शामिल हो गए। थंडर ड्रैगन एनेल ने अपनी लाठी घुमाई और अपनी पीठ पर लगे ड्रमों पर प्रहार किया। उसने एक ड्रैगन के आकार का बिजली का बोल्ट छोड़ा, जिसने चारुलता ओवन और चारुलता दाइफुकु को पल भर में उड़ा दिया। क्रैकर अपने बिस्किट कवच से बिजली को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन मगरमच्छ अचानक उसके पास आ गया और उसके कवच पर हाथ रख दिया। मगरमच्छ की निर्जलीकरण क्षमता के कारण कभी सख्त रहे बिस्कुटों की बची हुई नमी तुरंत खत्म हो गई। अपना आकार बनाए रखने में असमर्थ वे रेतीले आटे में बिखर गए, जो जमीन पर बिखर गया। मिस्टर एक का सामना भूतनी चारुलता अमांडे से हुआ। एक के हाथ में प्रसिद्ध तलवार शिरावो थी, जबकि दूसरे के पूरे शरीर पर धारें थीं। जब वे आपस में भिड़े तो चिंगारियां उड़ी। चारुलता ओपेरा अपनी क्रीम से डोरोनी का दम घोंटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीठी खुशबू सूंघते ही डोरोनी ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और ओपेरा की सारी क्रीम गटक गया और जितनी बनी थी उतनी ही खा गया। रेडेन, जो बिग मां की सबसे बड़ी बेटी चारुलता कॉम्पोट के प्रति गहरी नापसंदगी रखता था, क्योंकि वह बिग मां से मिलती जुलती थी, उसने तुरंत अपनी विशाल तलवार घुमाते हुए उसे निशाना बनाया। जिक का सामना मक्खन मंत्री चारुलता गैलेट से हुआ, लेकिन वह कोई मुकाबला नहीं कर सका। चारुलता ब्रूली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह सीजर के पीछे चली गई थी। स्मूथी की बात करें तो उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी रीजू, ऋतु और नाना थे। यह 4 महिलाओं की लड़ाई थी, बेहद भयानक। युद्ध के मैदान के बाहरी इलाके में कैपोन बेज के नेतृत्व में फायर टैंक पायरेट्स बिग मां पायरेट्स के अतिरिक्त सैनिकों को रोक रहे थे। कैपोन बेज एक किले में तब्दील हो गए, अपने शरीर से कई तोपें निकालकर और भीड़ पर लगातार गोलियां चलाते हुए।
मॉन्स्टर गन कहते